हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा फाइनली ओटी असिस्टेंट के पद पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बच्चे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ओटी असिस्टेंट के बहाली को लेकर, क्योंकि लास्ट टाइम 2014 में बहाली आया था। उसके बाद 2022 में बहाली आया भी, तो बीच में ही इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और फाइनली 11 साल के बाद 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ओटी असिस्टेंट पद के भर्ती के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, साथ आपका एज क्या होना चाहिए, न्यूनतम एज अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए कि आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सैलरी कितनी बनने वाली है, और उसके बाद जो मेन पॉइंट होता है कि चयन प्रक्रिया किस तरह से होने वाला है। क्योंकि पहले जो है आप लोग को मार्क्स बेसिस पर चयन प्रक्रिया होता था, मगर इस बार से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला था। कंप्यूटर बेस्ड के एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरह से एग्जाम लिए जाएंगे, कितने मार्क्स आपको न्यूनतम लाने होंगे पास आउट होने के लिए, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, उन्हें भी ये जानकारी हो सके। और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आए हुए हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पे आएंगे तो एक ऑप्शन शो करेगा, साइड में आप लोग देख सकते हैं रिक्वायरमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है, और यहीं पे आप लोग को विज्ञापन संख्या 3/2025 करके आएगा ओटी असिस्टेंट के लिए। देख सकते हैं ये 3/2025 यानी कि 2025 का ये तीसरा बहाली का नोटिफिकेशन है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का। पहला आप लोग को पता था कि कीट संरक्षण का एक आया था, संग्रहकर्ता का, जिसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। सेकंड जो है आपका लैब टेक्नीशियन का है, तो लैब टेक्नीशियन का जल्दी ही आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। और थर्ड जो है ओटी असिस्टेंट का हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है आज से ही, 4 मार्च 2025 से। लास्ट डेट जो यहाँ पे रखा गया है 1 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विज्ञापन से संबंधित जो पीडीएफ है, पूरे यहाँ पे सारी जानकारी इस पीडीएफ में दिया गया है, जो कि हम इसी पीडीएफ से आप लोगों को सारा चीज़ बताने वाले हैं। जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, लिंक पे आप क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए हैं विज्ञापन का। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार तकनीकी सेवाएं के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 3/2025 आप लोग को दिखा दिया है। 3/2025 जब भी आपका नोटिफिकेशन संख्या देखिएगा तो आपका हो जाएगा साल का सहायक यानी कि ओटी असिस्टेंट के पद के लिए। फॉर्म का डेट है आपको हम बता ही दिया है कि 4 मार्च से आप लोग का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, जो कि 1 अप्रैल तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पद का नाम दिया गया है सल का सहायक यानी ओटी असिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे वेतनमान दिया गया है, यानी कि सैलरी कितनी बनने वाली है, तो लेवल 5 का ये जॉब है, यानी कि सैलरी जो है 60,000 से स्टार्टिंग में आप लोग को मिलने वाला है, 60,000 प्लस आप लोग को पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये परमानेंट आप लोग की बहाली दी गई है, 60,000 सैलरी बनने वाली है। तो आप लोग के पास अब अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप प्राइवेट में जब काम करते हैं आपके पास एक्सपीरियंस होते हुए भी 12,000 15,000 से ज़्यादा 20,000 तक ही आप लोग काम कर पाते हैं, मगर इससे ज़्यादा आप लोग को सैलरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये आप लोग को परमानेंट जब हो जाएगा तो 60,000 से स्टार्टिंग होगा, और ये सैलरी धीरे धीरे करके हर साल बढ़ते रहेगी। तो ये फायदा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए योग्यता में दिया गया कि कौन से बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में 1 नंबर पॉइंट में दिया गया कि आपके पास इंटर पास आउट होना चाहिए, मगर इंटर में आपके कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, फिर आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायोलॉजी होना चाहिए, और इंग्लिश होना चाहिए। इन 4 सब्जेक्ट में आपका इंटर होना चाहिए। और बहुत से बच्चे होते हैं कि मैथ से इंटर पास आउट रहते हैं, उसके बाद ओटी असिस्टेंट कोर्स कर लेते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना, जिन बच्चों का मैथ से इंटर है और ओटी असिस्टेंट कोर्स किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। और आगे में फ्यूचर भी जो भी बच्चे ओटी असिस्टेंट कोर्स करना चाहते हैं, अगर मैथ से हैं तो जरूर आप लोग को कोर्स नहीं करें, आप लोग के पास बायोलॉजी हो तभी आप ओटी असिस्टेंट कोर्स करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए बायोलॉजी वाले बच्चों को ही एलिजिबल रखा गया। अब नेक्स्ट है कि आपके पास क्या होना चाहिए, संघ या बिहार सरकार या अन्य सरकार द्वारा, यानी कि अगर बिहार सरकार हो या किसी अलग स्टेट से, मतलब दूसरे राज्य से आपने किया है कोर्स, या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा कोर्स किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ अगर आपने बैचलर भी डायरेक्ट आपने, जैसे कि मान लेते हैं बहुत से बच्चे डायरेक्ट डिप्लोमा करते हैं या डायरेक्ट बैचलर कोर्स करते हैं ओटी असिस्टेंट का, तो बैचलर वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं इस बार से, क्योंकि लास्ट टाइम जब बहाली आए थे उसमें बैचलर वाले बच्चों को मौका नहीं दिया गया था, तो इस बार बैचलर वाले बच्चों को मौका दिया गया। तो यहाँ पे संख्या जो है बढ़ने वाली है, अच्छा खासा फॉर्म आने वाला है, लगभग 15,000 प्लस यहाँ पे बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे। टोटल सीट की बात यहाँ पे हम बता दें तो 1683 सीट है। तो 1683 सीट के लिए लगभग 15,000 16,000 बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। एक सीट के लिए लगभग 100 बच्चों में यहाँ पे फाइट है। तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, तभी आप लोग को जॉब परमानेंट मिल पाएगा। अब इसमें 1683 में देखिए कि 559 जो सीटें हैं, महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित कर दिया गया। तो बच्चों के लिए सिर्फ 1100 के आसपास सीट बचते हैं जो लड़के फाइट करेंगे। गर्ल्स यहाँ
के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि गर्ल्स बहुत ही कम संख्या में OT असिस्टेंट कोर्स करती हैं। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो 2, 3, 5 इसी की संख्या में आप लोग को OT असिस्टेंट करते हुए गर्ल्स मिलेंगे, बहुत ही कम संख्या में करते हैं। तो जो भी बच्चे गर्ल्स हैं जिन्होंने OT असिस्टेंट कोर्स कर चुका है, जिनके पास डिग्री है, वो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदा है कि यहाँ पे उनका जॉब पूरा पक्का रखा गया है। सिर्फ उनको क्वालिफाइड मार्क्स लाना होगा, जो कि हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग अलग अलग कैटेगरी से सीट को संख्या को देख सकते हैं। 658 जो सीट है आरक्षित वर्ग में है, जिसमें से 230 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो मात्र आप लोग को सीट जो है 420 के आसपास सीट बचते हैं, जो कि जनरल वाले बच्चों का है। और जनरल में जो अदर स्टेट वाले बच्चे भी आते हैं वो भी फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो वो जनरल में ही फाइट करेंगे, उनको कैटेगरी का फायदा नहीं मिलने वाला है। अब अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं सीट को रखा गया है। जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग अपना देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 33 सीटें जो है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती के लिए रखा गया। उसके बाद दिव्यांग के लिए अलग अलग कोटा होता है, तो यहाँ पे अपना दिव्यांग कैटेगरी देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप लोग देख सकते हैं कितना उसमें सीट रखा गया। यहाँ पे एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि जो EWS वाले बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग नहीं, ये आप लोग का पिछड़े वर्गों की महिला के लिए जो सीट है यहाँ पे 56 रखा गया है, ठीक है। तो अलग से यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए सीट यहाँ पे 56 रखा गया है। इसमें आप लोगों को महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से सीट के बारे में था। और यहाँ पे सीट के बारे में एक और बात बता दिया गया कि ये सीटों की संख्या बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। बाद में अब मेन पॉइंट आता है कि आप लोग का एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो 1 अगस्त 2024 तक आप लोग का न्यूनतम एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आपने OT असिस्टेंट डिप्लोमा या बैचलर कोर्स किया है, उसके बाद आपका एज 18 वर्ष हो चुका है, तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात आता है अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उन लोग को एज जो है 37 वर्ष होना चाहिए कम से कम, अधिकतम 37 वर्ष। अगर 37 वर्ष से ज़्यादा आपका एज है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे। उसके बाद यहाँ पे आरक्षित यानी जनरल कोटे के ही महिलाओं के लिए 40 वर्ष एज रखा गया है, ठीक है। तो महिलाओं लोग को यहाँ पे फायदा है, जनरल कैटेगरी से महिला 40 वर्ष तक वाली जो है फॉर्म को फिलअप कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला दोनों को यहाँ 40 एज रखा गया, 40 वर्ष दिया गया। और उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए SC/ST कैंडिडेट के लिए पुरुष हो या महिला हो, इनके लिए 42 वर्ष रखा गया। इसके अलावे एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आपका जो एज जो होगा मान कौन सा होगा, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, तो आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही मान होगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि दिव्यांग कोटे के जो बच्चे होंगे उन लोगों को 10 वर्ष की भी छूट दी जाएगी एज में। और जो बच्चे ऑलरेडी बिहार सरकार या किसी भी सरकारी सेवा में बिहार सरकार के अंतर्गत सेवा कर रहे हैं और इस फॉर्म को फिलअप करेंगे अपना सैलरी बढ़ाने के लिए, लेवल स्तर बढ़ाने के लिए, तो उनको भी एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग चीज़ों में यहाँ पे वो एज छूट के बारे में दिया गया है। जो बच्चे यहाँ पे संविधान पे काम किए हुए हैं उन लोगों को भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उस एज को देख सकते हैं। अब आरक्षण के लाभ जो है किन को मिलेगा, तो देखिए आरक्षण के लाभ उन्हीं को मिलेगा जो आरक्षण वाले जो कॉलम है फॉर्म फिलअप में आप लोग डालिएगा हम किस आरक्षण से बिलोंग करते हैं, उसी आरक्षण का फिर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स भी बनवाना होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया कि जैसे कि अगर आप बिहार के हैं तो भी आप लोग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट वाले बच्चे हैं तो आप लोग को यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जनरल में आप लोग को फाइट करना होगा, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले बच्चे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मगर उनको जनरल फाइट करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं या SC/ST कैंडिडेट है आप, तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। जाति आपको सिर्फ बनवाना होगा और इसके बाद आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको SC/ST कैंडिडेट के चाहिए। उसके बाद अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो क्रीमी लेयर होना चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम OBC कैटेगरी से आते हैं, EBC कैटेगरी से आते हैं, मेरे पास जाति का है सर्टिफिकेट, तो क्या फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो नहीं, आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर्म फिलअप कर भी देते हैं तो आपको जो आपका फ़ायदा है कैटेगरी का वो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्रीमी लेयर बनवाना जरूरी होगा बिहार सरकार के द्वारा। और उसके साथ ही आप लोग को निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। और उसके बाद आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया। और निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को बनाने होंगे डॉक्यूमेंट्स में, अलग अलग कैटेगरी से पूरा अच्छी तरह से मेंशन कर दिया गया। उसके बाद दिया गया कि जो बच्चे
पिछड़ा वर्ग या कहते हैं पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो उनको यहाँ पे देखिए क्रीमी लेयर बनाना जरूरी है। देखिए इस बात को यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा, तो इसलिए हम आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को बताती है। फिर नोटिस में दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जो बच्चे जैसे मान लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं और गर्ल्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो उनका कहाँ से डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा, तो उनको अपने फादर का जो एड्रेस है, जो उनके पिता का एड्रेस है, उस एड्रेस से आप लोग को बनवाने होंगे। नॉन क्रीमी लेयर जहाँ पे शादी हो गया वहाँ से आप लोग को नहीं बनवाना है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन अच्छे तरह से कर दिया गया है। हम नीचे आएंगे तो आरक्षण से संबंधित अलग अलग कैटेगरी जैसे कि दिव्यांग है तो उनके लिए क्या रूल है, उसके बाद आप स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता हैं तो उनके लिए क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है। तो जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। अब आता है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने पैसे आप लोग को देने होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आए हो या पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से कमजोर है, सभी को 600 रुपये देने होंगे। मगर आप इन कैटेगरी के महिला हैं तो आप लोग को मात्र 150 रुपये देने होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कोई भी कैटेगरी से हो, आप बिहार की महिला हैं तो मात्र आप लोग को 150 लगेगा। मगर अगर आप अदर स्टेट की महिला हो या पुरुष हो तो आप लोग को 600 रुपये फॉर्म को फिलअप करने के लिए देना होगा। और इसके साथ ही जो SC ST कैंडिडेट है उनको भी मात्र 150 रुपये फॉर्म फिलअप के लिए देना होगा। तो यहाँ पे महिलाओं को बहुत ही छूट दिया जा रहा है सब सीटों में भी और फॉर्म फिलअप में भी, पैसा में भी। ठीक है, पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया कैसे पेमेंट करना है। अब आता है सबसे मेन पॉइंट जो कि आप फॉर्म तो फिलअप कर देंगे मगर आपकी भर्ती प्रक्रिया के लिए चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, किस तरह से आप चयन हो पाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद कार्य अनुभव के आधार पर आप लोग का चयन होने वाला है। और यहाँ पे लिखित परीक्षा जो है 75 नंबर का होगा और 25 नंबर आपके कार्यान्वयन के होंगे। इस प्रकार से 100 नंबर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का दिया गया, यानी कंप्यूटर पर आधारित एग्जाम होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मगर जो कंपनी एग्जाम कराएगी जो बढ़िया होगी, जैसे TCS हो गई, इस तरह की कंपनी अगर एग्जाम कराती है तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो अदर कंपनी कराती है तो धांधली होने की संभावना फिर भी बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बच्चे को डर लगता है कि मात्र 75 अंक का हम एग्ज़ाम देंगे, इसमें हम मान लेते हैं 50 नंबर लाए और जो कार्य अनुभव जिनके पास है वो उनको 25 नंबर मिल जाएगा तो वो पास हो जाएंगे, उनको जॉब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन पूरे अच्छे तरह से दूर करने वाले हैं। पहले आप लोग को सभी को 75 नंबर का एग्जाम देना होगा, चाहे आपके पास कार्य अनुभव है नहीं भी है, आप अभी हाल ही में पास आउट है, सभी एग्जाम देंगे 75 नंबर का। और जो यहाँ पे न्यूनतम अंक रखा गया है पास होने के लिए, हम जो कि आगे वीडियो में बताएंगे, उनको न्यूनतम अंक लाना होगा। उतना अगर आप ला देते हैं या अधिकतम आप कट ऑफ पास कर जाते हैं, उसके बाद आपको कार्य अनुभव का फायदा मिलने वाला है। अगर मान लीजिए आपके पास कार्य अनुभव है, आप जो एग्जाम दिए लिखित परीक्षा उसमें कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप लोग को यहाँ पे जो कार्य अनुभव का जो है वो फायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अंक का। और यहाँ पे एक ही बार में 25 अंक नहीं दे दिए जाते हैं, 1 साल के कार्य अनुभव के लिए मात्र 5 अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार से 5 साल अगर आपने काम किया है तो आप 25 नंबर मिलेगा। तो ये भी बात को ध्यान में रखना है कि 1 साल के लिए 25 अंक नहीं दिए जाते हैं, 1 साल के लिए मात्र 5 अंक दिया जाता है। और ये भी उन बच्चों को फायदा मिलता है। बहुत से बच्चे यहाँ पे कार्य अनुभव को लेकर कन्फ्यूजन रहते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो अपना कार्य अनुभव बनाकर डाल देंगे, या हम सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उस वहाँ से डाल देंगे। तो यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया कि आपका जो होना चाहिए गैर निजी अस्पताल संविधा पर काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे संविधा, अब यहाँ पे संविधा कॉन्ट्रैक्ट बेस के बारे में हम आप लोगों को कुछ बारे में बता देते हैं। राज्य सरकार और यहाँ पे गैर निजी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे गैर निजी से कन्फ्यूज रहते हैं कि प्राइवेट, तो प्राइवेट नहीं, यहाँ पे केंद्र सरकार के बारे में कहा जाए। गैर निजी मतलब केंद्र सरकार, यानी कि भारत सरकार के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है तो आपको फायदा मिलेगा। पंचायती राज हो गया, नगर निगम हो गया, तो ये गैर निजी में आते हैं। और राज्य के सरकार, राज्य के अंतर्गत जो सरकारी अस्पताल है, संस्थान है, वहाँ पे अगर आप काम किया। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में ही बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस एक सरकार के द्वारा सीधी भर्ती निकाली जाती है, उसमें आप पास होते हैं, डायरेक्ट आपकी सुविधा पे जॉब होता है, तो वहाँ पे सैलरी कम होती है, इसलिए यहाँ पे बच्चों को फायदा दिया जाता है। मगर कुछ बच्चे जो है सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं मगर उनका जो है कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत देखे होंगे आजकल हॉस्पिटल में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले ली है और वो अपने स्तर से किसी भी कर्मी को रखती है और काम कराती है। तो वैसे कर्मी जो है कन्फ्यूज़ है, जान उस भी समझते हैं कि हम लोग को ये फ़ायदा मिलने वाला है अंक का, तो उनको नहीं मिलने वाला। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जो बच्चे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनको ये अंक का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो डायरेक्ट सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं उनको फायदा मिलेगा। जो कि हाल ही में कोरोना के टाइम आप लोग देखे होंगे कि वो लैब टेक्नीशियन वाले बच्चों को बहाली आया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो उस प्रकार से अगर आप डायरेक्ट सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लाया जा रहा है उसमें काम किए होंगे तभी फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे पूरे कन्फ्यूजन आप लोग को दूर हो गया होगा। और जो बच्चे नए भी हैं, जो डरते हैं कि जो
पे काम किए हैं उन लोगों को ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, उनको अब सारा डर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो सारा चीज़ हम अच्छे तरह से आप लोगों को समझा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया, जैसे कि मार्क्स आप लोगों को कैसे दिया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप 50% अंक लाते हैं, तो इसमें आप लोग को 0.75 से गुना किया जाएगा और जो अंक मिलेंगे वही अंक आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। तो मार्क परसेंटेज में आप लोग को 0.5 से गुना कर 75 से गुना किया जाएगा। अब लिखित परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड पहले ही आप लोग को बता दिए। अब इसका पाठ्यक्रम क्या होने वाला, तो ये कहा गया कि 100 अंक का एग्जाम हो, 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे 75 नंबर के, और एक सभी बहुविकल्प के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आएगा। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़े होंगे उनको फ़ायदा है, और अधिकतर तो कोर्स बच्चे इंग्लिश में ही करते हैं मेडिकल वाले। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पेपर होने वाला है। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा समय दिया जा रहा है, 100 अंक टोटल मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि आपका सिलेबस जो है डिप्लोमा ओटी असिस्टेंट, यानी कि जो सिलेबस होने वाला है 2 साल का जो ओटी असिस्टेंट कोर्स है उसी का सिलेबस रहेगा। ये नहीं कि बैचलर वाला जो 3 साल का उसका सिलेबस नहीं रहेगा, 2 साल वाला सिलेबस रहेगा। यहाँ पे पूरे अच्छी तरह से क्लियर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया विस्तार से जो आपका सिलेबस है वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इसका प्रकाशन होगा हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि सिलेबस का जानकारी आ चुका है, और पूरी अच्छी तरह से सिलेबस के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। वैसे आप लोग को अभी से ही डिप्लोमा ऑफ ओटी असिस्टेंट का जो सिलेबस है हम वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए, तो चैनल पर जाकर वीडियो को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग से आप लोग को पढ़ाई शुरू कर देना। जो भी आपके सिलेबस में उस बार सारा चीज़ की जानकारी रखना है, क्योंकि आपका वही चीज़ पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करना और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे, मगर आप एक सवाल गलत कर देते हैं तो 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं, 5 आपने क्वेश्चन बनाए, 1 आपका क्वेश्चन सही हुआ और 4 गलत हो गया, तो आप 0 नंबर प्राप्त किए। क्योंकि आपको 1 सवाल सही करने के लिए 1 अंक मिला और 4 गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका खत्म हो गया। 0.55 करके आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से 0 नंबर मिला। तो इसलिए आप लोग को निगेटिव बात को ध्यान में रखना है, निगेटिव अंक कम लेना है। अब यहाँ पे जो आपको न्यूनतम अंक प्राप्त करना है ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40% अंक आप लोग को लाना जरूरी होगा। अगर 40% अंक से आपको कम प्रतिशत से कम अंक आते हैं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप लोग कट ऑफ बनाएंगे, और जितने अच्छा नंबर लाएंगे उतना ही आपका कट ऑफ अच्छा होगा। तो इसलिए कोशिश करना है 40% से ज़्यादा नंबर लाना है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। फिर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 रखा गया न्यूनतम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और SC ST कैंडिडेट के लिए 32%, और दिव्यांग वाले भी 32% लाना अनिवार्य होगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। कार्य अनुभव जो है आप लोग कहाँ किस तक बनवा सकते हैं, 4 मार्च 2025 तिथि तक आपको मिलेगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है कहाँ से बनवाना है, किसका सिग्नेचर होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया। फॉर्मेट जो है नीचे दिया गया, फॉर्मेट हम आप लोग को दिखाएंगे जो बच्चे कार्य होने वाले हैं किस तरह से फॉर्मेट आप लोग को तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को सबसे पहले तो आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, इसके बाद इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, और उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। फिर जो कोर्स आपने ओटी असिस्टेंट किया है या बैचलर कोर्स किया है उसका आपका प्रत्येक वर्ष का सभी वर्षों का आपका मार्कशीट होना चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपका मार्कशीट होना चाहिए। और साथ ही आपका पास क्या होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे बता दिया गया। फिर आपको जो कैटेगरी वाले आरक्षण वाले जो बच्चे हैं जिनका अलग अलग जाति का है वो सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर आपको आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। फिर अलग अलग जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, कार्य अनुभव है, दिव्यांग है, तो उनके लिए अलग अलग से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देने होंगे। और सभी डॉक्यूमेंट जो है 1 अप्रैल तक आप लोग को अपलोड होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे दे दिया गया कि जो लास्ट डेट रखा गया उसी के अनुसार आप लोग को देना है। और यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं जो लोग कार्य अनुभव के लेंगे तो कहाँ से सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दिया गया, उसको वहीं से सिग्नेचर आप लोग को कराना है। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे वही आप लोग को वेरिफिकेशन में भी मांगा जाएगा, वही डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड करना है, जो आपका रियल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका रियल सारा चीज़ है सही से देख कर फॉर्म को फिलअप करना है। क्योंकि मिस्टेक एक भी चीज़ होता है तो आप लोग सीधे ही बाहर हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम पास भी कर जाते हैं, सारा चीज़ सही भी रहता है, अगर फॉर्म भरने में या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में मिस्टेक कर देते हैं तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। तो इस सारा चीज़ को ध्यान में रखना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, जिससे कि आप लोग को जांच करते समय किसी तरह की परेशानी नहीं हो, ये भी चीज़ मेंशन कर दिया गया है। जो भी फॉर्म फिलअप करते लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दें वो आप लोग सुरक्षित रखें। और जो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपका PDF निकलेगा उसको संभाल कर रखना है, ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है।
अब आता है कि फ़ोटोग्राफ किस तरह का फ़ोटो आप लोग को डालना है, तो नया फ़ोटो यहाँ पे खिंचवाना है, 3 मंदर का अंदर होना चाहिए, चेहरा आपका साफ सिर सब दिखना चाहिए, फ़ोटो में आँख पूरा खुला होना चाहिए, बैकग्राउंड जो होना चाहिए सफ़ेद होना चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखना है, किसी प्रकार से छाया आपके चेहरे पर नहीं बनना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खींचिएगा, ये चीज़ मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये सारा चीज़ था, जो भी बातें थी हम लगभग यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग को बता दिए हैं। अग अब आता है कि कार्य अनुभव के लिए जो फॉर्मेट है यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। इसको डाउनलोड करके आप लोगों को कार्य अनुभव बनाना है, इसी से आप लोग को फिर अपलोड करना है कार्य अनुभव में। तो फ्रेंड जो भी जानकारी था लगभग हम आप लोगों को दे दिए हैं। इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में हमसे रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही आप लोग को जैसे ही सिलेबस जारी किया जाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।